कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठा हूं, कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठा हूं, मरेंगे वतन के लिए यह शर्त खुद से लगाए बैठा हूं। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दमदार स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल लाल दो। तो आज की क्लास होगी आप सभी के लिए आर्मी जीडी ट्रेडमैन क्लर्क के लिए। बिल्कुल लाल मॉडल पेपर एज इट इज आपका जो आर्मी में एग्जाम आता है, एग्जाम में जो एज इट इज पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, एज इट इज के विषय क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले। अब होगी पूरी तैयारी। बिल्कुल लाल दो। सभी बच्चे एक बार शेयर भी कर दीजिए। रोहित, अंकित, एके, टीपी चौधरी, रोहितांश, सुधांशु, सुरेश, अंकित, पुनीत, रोहित, अशोक, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है दिल खोलकर। और एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के बिल्कुल सर क्लास का आगाज करेंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो लाडले बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, पहले से वो बताना। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? युजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर भी कर दीजिए। देखे बिल्कुल सर, किसमें मिलता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके साथ ही बात करेंगे ऋग्वेद की, अगर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। बिल्कुल सर, तो ऋग्वेद में सबसे देखें तो इसमें देवी देवताओं का, किसने जितने भी देवी देवताओं का उसका वर्णन भी इसमें मिलता है, देवी देवताओं का। उसके साथ ही बात करेंगे कि सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना कि ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं, यह एक बार एग्जाम में पूछा गया था। साथ ही में अग्नि, आर्सिस, असाद, गर्तमयी, धर्तपष्ट, गर्तलोमन, अर्चलोमन, ये सारे के सारे वर्णन किसमें किए गए? आपके ऋग्वेद में किए गए। श्लोका का वर्णन भी लगभग 11,000 श्लोक भी इसमें वर्णित है। दूसरी बात, युजुर्वेद की बात करें। ठीक है, तो युजुर्वेद में आपको गद्य और पद भागों में बांटा गया है। गद्य और पद्य दो भागों में इसे बांटा गया है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे गद्य और पद्य भागों में बांटा गया है? आपके युजुर्वेद को। ठीक है, सामवेद की बात करें तो यज्ञ के समय या फिर जो ऐसे जो यंत्र होते हैं जो आपके संगीत में, या ऐसा मान लो कि संगीत का वर्णन किससे हुआ है या संगीत का उदय किससे हुआ है? आपके सामवेद से हुआ है। किससे हुआ है? सामवेद से हुआ। और जो आपके यज्ञ के दौरान जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो मंत्र संगीतमय हो, उनका वर्णन किसमें किया जाता है? सामवेद में। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि संगीतमय, संगीतमय मंत्रों का उल्लेख भी आपके सामवेद में मिलता है। ठीक है, या फिर वह मंत्र जो संगीतमय हो, वो किसमें है? सामवेद में। अब बात करेंगे अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है मेरे शेर? इसके बारे में बताएं। तो चिकित्सा पद्धतियां, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां, उनका वर्णन किसमें मिलता है? आपके अथर्ववेद मिलता है। चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन आपके अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सर, उतार लीजिए एक बार जल्दी से फटाक से। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके अगले एक्शन की ओर कि कबीर के गुरु कौन थे? वाल्मीकि थे, सामवेद थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे या नामदेव थे? कौन थे कबीर के गुरु? बिल्कुल एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, वाल्मीकि, सोमदेव, गोपाल कृष्ण गोखले या नामदेव? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी से छाप दीजिए। 5 सेकंड का आपके पास समय है हर क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे इसलिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग रोहितांश, सुधांशु, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा? कबीर के गुरु
नामदेव थे। कौन थे? नामदेव थे, कबीर के गुरु। ठीक है, बात करेंगे वाल्मीकि, तो रामायण के प्रसिद्ध रचयिता कौन थे आपके? वाल्मीकि थे, रामायण के रचयिता। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए इसको भी एक बार, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, बिल्कुल सर, गोपाल कृष्ण वैसे 9 मई 1866 में इनका जन्म हुआ था और 19 फरवरी 1915 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और समाज सेवी भी थे। इसके अलावा सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निकलने में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? नई दिल्ली, जौनपुर, जयपुर या फिर पटना, किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। इसका भी राइट ऑप्शन देखते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग रोहितांश, सुधांशु, ठीक है, राजेश, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सरकी के सुल्तान शासनकाल में निकलने में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में अगर बाकी ऑप्शन आपको ध्यान है, भारत की राजधानी, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, कैपिटल, राजधानी किसकी? भारत की। ये किसकी है? जयपुर किसकी है? राजस्थान की, आरजे। ठीक है, बिल्कुल सर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर के, बाबर के, जहांगीर के या इनमें से कोई नहीं? किसके समकालीन थे? कृष्णदेव। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। कृष्णदेव राय समकालीन किसके थे? बिल्कुल सर, बाबर कहते। किस कहते? बाबर कहते। ठीक है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? वो भी आपके बाबर ने रखी थी। किसने? बाबर ने, मुगल वंश की। ठीक है, बिल्कुल सर, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। जहांगीर का नाम, बचपन का नाम सलीम था, ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करेंगे शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? महाराष्ट्र थी, रायगढ़ थी, गोगुंदा थी या चित्तौड़ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी वो आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखें, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी, बिल्कुल सर, रायगढ़ आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, फिर बात करेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच में हुई थी? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और शांगा, महाराणा प्रताप और मानसिंह, और बाबर और इब्राहिम लोदी, किन के मध्य हुआ था? ये एक बार आपको बताना, तो जल्दी से बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। पानीपत के युद्ध है, उनका वर्णन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई सा भी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी और पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम युद्ध की, तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1556 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और पहला 1526 में, तीसरा हुआ था 1761 में। यह युद्ध का क्रम है वो पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, तो यह आपको ध्यान में रखना, कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे, अगर इसमें डेट पूछ लिया जाए तो 1526 में, इसमें विजय किसकी हुई थी? आपके बाबर की हुई थी। किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी, और बाबर ने जीत के ही मुगल वंश की नींव रखी थी। इसकी मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। ठीक है, बिल्कुल सर। और द्वितीय युद्ध में जो आपके किसके द्वारा विजेता? जो अकबर के द्वारा 1556 में युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? अंग्रेज, पुर्तगाली, वेस्ट इंडियन या फिर कोई नहीं? बिल्कुल बता दीजिए, देखिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए।
रोहितांशु सुधांशु फौजी, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पुर्तगाली इसका राइट ऑप्शन होगा, जिन्होंने यूरोपियों ने जो भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। फिर बात करेंगे वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? कर्नाटक में, झारखंड में, कलिकट में या कोचीन में? बिल्कुल बताइए। देखिए समुद्री यात्रा के दौरान आए थे, समुद्री यात्रा करके भारत में पहुंचे थे। ठीक है, कौन पहुंचे थे? वास्को डी गामा भारत आए थे। तो बताइए देखिए कहां पर आए थे, एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। वास्को डी गामा भारत कब आए? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पहले, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। 1498 में वास्को डी गामा भारत कहां उतरे थे? कलिकट में उतरे थे। कहां उतरे थे? कलिकट में। आए कब थे ये? 20 मई 1498 में। अगर डेट पूछ ली जाए तो 20 मई 1498 में आपकी डेट होगी। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर राज्य का पूछ लिया जाए तो राज्य कौन सा था? केरल राज्य था, केरल राज्य था। ठीक है, बिल्कुल सर। कलिकट क्या है? कलिकट वहां का जो इसे कापड़ भी बोला जाता है, अगर कापड़ भी होता है नाम तो वो भी आपको राइट करना है। अगर कलिकट की जगह कापड़ हुआ तो भी आपको राइट करना है, जो आपका जिला है केरल का। ठीक है, बिल्कुल सर, यह आपको याद रखना, जो भारत की खोज के लिए आए थे। और अगर आपके जो कोझिकोड जिले के कलिकट में, ठीक है, जिला का नाम है कोझिकोड, नाम सेम है तीनों के। ठीक है, कोझिकोड जिले के कलिकट कप्पड़ जिले में, ठीक है, यहां पे पहुंचे थे। जो मेन स्थान का नाम था जो कलिकट या कप्पड़ नाम था। ठीक है, बिल्कुल सर। और जिले का पूछ लिया जाए, केरल के कोझिकोड जिले में कलिकट कप्पड़ गांव में पहुंचे थे। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर, कि ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? अकबर से, हुमायूं से, शाहजहां से या इनमें से कोई नहीं? किससे प्राप्ति, जो आपकी अनुमति प्राप्त की थी? ब्रिटिश ने। ठीक है, तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी उसके बारे में पूछ रहा है, तो एक बार सभी बच्चे इसका भी आंसर दे दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। देखिए बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? इसमें से कोई नहीं लाड़ दे। कैसे होगा? किससे ली थी? वो जहांगीर से ली थी। किसने से ली थी? जहांगीर से लीड की थी। ठीक है, और जहांगीर का बचपन का नाम पूछा गया था आपके जीडी में क्वेश्चन, तो बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या था मेरे नाम? लाल सलीम नाम था उनका बचपन का नाम। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? तुगलकाबाद का बहलोल लोधी, ग्यासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोधी या बाबर? दिल्ली के निकट जो तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? बिल्कुल बता दीजिए एक बार दबा के। बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे शेर। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का देखता है। बिल्कुल सर, आपका राइट ऑप्शन होगा ग्यासुद्दीन तुगलक ने जो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का निर्माण किया गया था या स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके आगे, मालवागिनी मित्र किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध या कालिदास या जवाहरलाल नेहरू? मालवागिनी मित्र किसकी रचना है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। मालवागिनी, बिल्कुल बिल्कुल कालिदास की राइट ऑप्शन होगा आपका। किसकी रचना है? कालिदास की यह रचना है मालवागिनी मित्र। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? गीतांजलि है। और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने जो राष्ट्रगान लिखा था, फिर राष्ट्रगान को गीतांजलि में संकलित कर लिया गया था। राष्ट्रगान
ठीक है, जनगण मन। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान किन्होंने लिखा था? आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा पूछा जाए आपके कि जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बताइए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। पुस्तकें या रचना पूछ ली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है भारत की खोज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? भारत की खोज। ठीक है, क्या होती है? भारत की खोज किसकी रचना है? वो आपके जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ठीक है, और इतिहास की झलकियां वो किसकी है? वो भी इन्हीं की आत्मकथा है। ठीक है, इतिहास की झलकियां, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर आप बात करें आपके, इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे सोहन सभ्यता का केंद्र कहां है? दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, या फिर मध्य भारत, या उत्तर पश्चिमी भारत? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, सोहन सभ्यता का केंद्र कहां स्थित है? बिल्कुल उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। ठीक है, किसका? सोहन सभ्यता का केंद्र। फिर बात करेंगे इसके आगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गोकुंदा में, गया में, कुशीनगर में, या सारनाथ में? तो बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया था? बिल्कुल सर, बिल्कुल सारनाथ आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके बारे में और चर्चा करें तो बिहार के बोध गया में, कहां? बिहार। यह नाम याद रखना, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने दिन की तपस्या के बाद में प्राप्ति हुई थी लाडले? 49 दिनों की जो तपस्या की थी उन्होंने, इन दिनों के बाद इनको। ठीक है, तो अगर पूरी लाइन से अगर स्पष्ट नाम से देखा जाए तो 49 दिनों के ध्यान केंद्र से गौतम ने जो बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर पेड़ का पूछ लिया जाए तो पीपल का ध्यान में रखना है। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों के ध्यान के बाद बिहार के बोध गया गांव में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और जो उपदेश दिया था, जो यूपी के बनारस शहर के नजदीक सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल। कुशीनगर का दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो कुशीनगर का दूसरा नाम क्या है? कसिया बाजार। ठीक है, दूसरा नाम यह पूछा गया था नरसिंह में कि कुशीनगर का जो दूसरा नाम है वो क्या था? तो कसिया बाजार है। कसिया बाजार। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि एशिया की रोशनी कहा जाता है? अशोक को, गौतम बुद्ध को, कालिदास को, या अरस्तु को? बिल्कुल छाप दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए कि एशिया की रोशनी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बता दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर, गौतम बुद्ध इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? गौतम बुद्ध। अब इसे बात करेंगे एशिया की रोशनी या एशिया का प्रकाश। अगर दोनों कोई सा भी नाम हो तब आपका राइट ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर इनमें से पूछा जाए तो इनका जन्म कहां हुआ था? नेपाल में हुआ था।
कहां हुआ था? नेपाल में इनका जन्म हुआ था, अगर इसके बात करें तो, ठीक है। और अगर मेन जो स्थित जगह थी वो थी लुम्बिनी, लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 1563 ईस्वी में, ठीक है। 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा गौतम जो प्रकाश तो कहा जाता है, और जो जीवन के बारे में अगर जो सर एडविन अर्नाल्ड थे, कौन थे? सर एडविन अर्नोल्ड। जो अरविंद अर्नोल्ड की जो पुस्तक थी उसका शीर्षक भी था, क्या था शीर्षक? एशिया का प्रकाश। क्या था? एशिया का प्रकाश या एशिया की रोशनी, एक ही बात है। पर जो एडविन अर्नोल्ड थे, इनकी जो लिखी गई पुस्तक का शीर्षक भी यही था, क्या था? जो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया था इसमें, एशिया के प्रकाश या एशिया की रोशनी, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर, कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल वाष्पशील होता है, तेल बहुत हल्का होता है, या कैपिलरी क्रिया के कारण, या सतही तनाव बढ़ने के कारण? किस कारण होता है? बिल्कुल एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए एक बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। आप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल कैपिलरी क्रिया के कारण जो लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है, ठीक है, किसके कारण? आपकी कैपिलरी क्रिया के कारण, जिसमें जो तेल होता है जो ऊपर चढ़ता है, जो जल जाती है, वो जलती है, वो किसके कारण? आपकी कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप में जो बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर, कि जर्मेनियम क्या है? या जर्मेनियम है एक चालक है, अर्धचालक, कुचालक, या फिर अर्धचालक, या कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल। या ऐसे सीधा कुचालक भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्या है? चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से फटाक से इसका आंसर दे दीजिए। देखिए बिल्कुल सर, रोहित, फौजी, संकेत, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक आपका राइट ऑप्शन होगा, जर्मनी में एक अर्धचालक है, ठीक है। इसी प्रकार आपका देखा जाए, अब जो अधातु होते हुए भी धातु की तरह व्यवहार करती है, कौन है? आपकी ग्रेफाइट। जो अधातु है फिर भी इसमें धारा प्रवाहित होती है। जो पेंसिल की रोड होती है, ब्लैक पेंसिल, जो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक रोड होती है, वो क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है इसमें, ठीक है। फिर बात करेंगे कांसा निम्नलिखित में से का मिश्र धातु है, यानी कि कांसा किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता से, तांबा और लोहा से, तांबा और टिन से, या तांबा और पीतल से? किससे मिलकर बना होता है कांसा? उसके बारे में वर्णन करना है या बताना है, बिल्कुल। 5 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से फटाक से बता दीजिए। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तांबा और टिन से मिलकर बना होता है कांसा। किससे मिलकर आता है? तांबा और टिन से मिलकर बना होता है कांसा, ठीक है। फिर बात करेंगे 4 पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? हीरा होगा, लोहा होगा, इस्पात होगा, या शीशा होगा? बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, तो को अगर घुमा दिया जाए, अगर शीशे, अगर हीरे की जगह, वैसे हीरा सबसे वैसे कठोर होता है, पर अगर मैं हीरे की जगह अगर दूसरा नाम कर दूं तब बताना एक बार, क्योंकि हीरे का सबको पता है सबसे कठोर होता है, पर हीरे की जगह मैं आपको यहां पे दे देता हूं आपको ब्रोमीन। अब बताइए, देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए, देखिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में इसका राइट ऑप्शन। सबसे कठोर, बिल्कुल बिल्कुल रोहित सिंधु, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या होगा? इस्पात इसका अब राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और हीरा भी वैसे बहुत कठोर होता है। फिर बात करेंगे इसके अलावा निम्नलिखित में से किस धातु को गलनांक न्यूनतम होता है? क्या चांदी का होता है, टिन का होता है, सोने का होता है, या सल्फर का होता है? किस धातु का गलनांक है वो सबसे न्यूनतम होता है?
तो बता दीजिए एक बार, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, गलनांक की बात करें तो आपके टिन का गलनांक है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम गलनांक होता है टिन का। ठीक है, फिर बात करें यहां पे स्थायी चुंबक निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करती है? क्या निकल को करती है, इस्पात को करती है, एल्यूमिनियम को करती है, या फिर ब्रोमीन को करती है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। एल्यूमिनियम एल, ब्रोमीन बी आर। आकर्षित किसे करती है? एन आई, इस्पात, ब्रोम, एल्यूमिनियम। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखें, स्थायी चुंबक निम्नलिखित से आकर्षित करती है। बिल्कुल किसको करती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल निकेल को। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन कि पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप में जब पानी जम जाता है तब कभी कभी पाइप फट जाता है, क्योंकि जमी हुई बर्फ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। ठंडे मौसम में पाइप की धातु कमजोर हो जाती है, जमने के कारण पानी का दाब बढ़ जाता है, या फिर बर्फ के जमने से पानी का प्रवाह रुक जाता है। किस कारण वो फटता है? इनमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? तो बता दीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। जमने के कारण जो पानी का दाब है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? दाब है वो बढ़ जाता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करें सूर्य के वर्ण क्रम में लाल रंग के प्रारंभ करने पर तीसरा रंग कौन सा आता है? यह आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ ही आप एक करंट के भी दो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो याद रखना। जो एशियन गेम्स हुए थे, कौन से थे? एशिया गेम्स। तब तक उसका राइट ऑप्शन बता दीजिए एक बार। एशिया गेम 2023। ठीक है, इसमें भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? ठीक है, यह बता दीजिए कितने हैं? 28 गोल्ड मेडल जीते। कितने जीते हैं? 28 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात, पोजीशन देखा जाए तो 4th स्थान पर रहा है कुल पदक के साथ। 107 पदक जीते हैं टोटल। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम ने भी जीता है, महिला क्रिकेट टीम जीता है, कबड्डी टीम ने भी जीता है, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल। और वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो किस खिलाड़ी के ने बनाया? आपके डेविड वार्नर ने। किसने? डेविड वार्नर ने बनाया है 1000 रन। ठीक है, बिल्कुल, यह आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, जो इंपॉर्टेंट है। और 8 अक्टूबर 2023 को जो भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सा वर्षगांठ बताई थी? 91वीं। कौन सी? जो भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को बनाया था ना, वो 91वीं वर्षगांठ थी। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना, इनका जो ध्वज है वो भी अब चेंज कर दिया है। ठीक है, इनका लोगो है, जो ड्रेस है, कोड है, वो चेंज कर दिया ध्वज का। ठीक है, अब बात करेंगे सूर्य के वर्ण क्रम में प्रारंभ से तीसरा रंग कौन सा होता है? यह बताना है आपको। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के वर्ण क्रम में जो तीसरा रंग होता है, अगर लाल से स्टार्ट किया जाए तो सूर्य का वर्ण क्रम बिल्कुल विबज्योर होता है। विबज्योर के अनुसार अगर रेड से शुरुआत की जाए तब बताना है उसको। ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विबज्योर का पूछा है तो 7 रंग होते हैं, रेड से शुरुआत करता है, तो कौन सा आएगा? बिल्कुल तीसरा पीला आएगा। यहां से लाल से शुरुआत करें तब। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अलावा आर्द्रता जिस यंत्र से मापी जाती है वह कहलाती है हाइड्रोमीटर, साइटोलॉजी, हाइग्रोमीटर, या फिर बैरोमीटर। यहां पे थोड़ा सा देखो, एक तो हाइड्रोमीटर है, एक हाइग्रोमीटर है। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन मत होना, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में। ठीक है, बिल्कुल। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने वाला।
बिल्कुल सर बिल्कुल, कैसे? आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। साइटोलॉजी की बात करें तो आपके कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने थी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। ये आपको नया देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, तो बता दीजिए एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल, दैर्घ्य घनत्व मापी क्या है? दैर्घ्य घनत्व मापी ये भी होता है। ठीक है, दूसरी बात, जो आवर्ती होती है उनकी जो दूरी का होता है वो भी इन्हें मापा जाता है। ठीक है, वह यंत्र जिसके द्वारा बिना किसी गणना के दैर्घ्य के घनत्व को पढ़ा जा सके वह आपका हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए एक बार इन सभी को। ठीक है, और घनत्वों भी, और इसके अलावा आप इसे जानिए तो किसी यंत्र के जो दरों का घनत्व पढ़े जा सके। ठीक है, लिख लिया। फिर बात करेंगे, मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, पूर्ण दहन इंजन या कोई नहीं। तो मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है, क्या कहलाता है बताना आपको। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, आंतरिक दहन इंजन होता है। क्या होता है? जाहिर सी बात है, जो मोटर वाहन होती, गाड़ियां होती है, उनके जो इंजन होता है वो कहां होता है? अंदर ही तो होता है। ठीक है, इसीलिए जो आंतरिक दहन इंजन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। लिखना चाहते हो तो साथ में लिख लिया करो। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? सोलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर या ऑडियोमीटर? बिल्कुल बता दीजिए एक बार इसका कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि नाम से ही चला जाता है आपका ऑडियोमीटर पे। कहां पे चला जाता है? नाम ऑडियोमीटर पे चला जाता है। ठीक है, एमीटर का पूछा जाए तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। विभवांतर को नापने वाला वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा अगर आपको और ऑडियोमीटर का तो हो ही गया। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही पूछा जाए कि सोनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो बताइए, देखिए एक बार कमेंट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। आवर्ती और स्ट्रिंग की प्रति इकाई लंबाई या तनाव लंबाई द्रव्यमान के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो मापा जाता है आपके सोनोमीटर के द्वारा। ठीक है, आवर्ती और स्ट्रिंग के हिसाब से ये मान लेना बस, आवर्ती और स्ट्रिंग से। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके अलावा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है? क्या है एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। देखे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है या ऑक्सीकारक है? क्या है एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। देख बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है? F2 फ्लोरीन आपका राइट ऑप्शन होगा। और एकदम प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है, जो आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड में तोड़ देता है।
ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड तोड़ देता है और ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। इतना प्रबल अम्ल होता है, ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना, लिख लीजिए एक बार देखें। ठीक है, क्या करता है, इतना प्रबल ऑक्सीकारक होता है कि आपके जो H2O होता है, जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, इस जल को भी तोड़ देता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ठीक है, ठीक है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है, आयोडीन का I होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार। फिर बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोरिन एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तरल ब्लीच है उसका मुख्य घटक क्या है, निम्न चारों में से। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, तरल ब्लीच का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर बात करेंगे इसके अलावा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से, सेरिकल्चर से, कृषि से या मत्स्य पालन से। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका भी राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल, नीली क्रांति की बात करें तो आपके मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। कृषि से पूछा जाए तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो आपकी हरित क्रांति है, हरित क्रांति। ठीक है, इसके जनक कौन थे, भारत में कौन थे, MS स्वामीनाथन। अब बात कर ली कि गुरुजी आपने ऐसा क्या कैसे कहा कि था, ऐसे कौन थे, तो कौन थे का मतलब इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, यानी कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, MS स्वामीनाथन, अभी 5-7 दिन पहले ही। ठीक है, बिल्कुल सर। सेरिकल्चर रेशम कीट से, रेशम कीट उत्पादन से है, और दुग्ध उत्पादन की देखा जाए तो आपके श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, बिल्कुल सर। और मत्स्य पालन आपके मछली उत्पादन से, और मछुआरों को बढ़ावा देने के लिए, और मछली का उत्पादन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, पालन के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे इसका भी। फिर बात करेंगे इसके आगे, सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है घड़ी की तंतु में, हीटर के तार में, टायर बनाने में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका राइट ऑप्शन दबा के। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, नाइक्रोम का तार किसका बना होता है, आपका हीटर का तार हो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगर गुरुजी बल्ब का पूछ लिया जाए तब क्या करोगे, तो बल्ब का तार होता है या बल्ब का जो फिलामेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बल्ब का फिलामेंट या बल्ब का तार किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना, हीटर का तार और बल्ब का तार वो बना होता है नाइक्रोम का, ये बना होता है टंगस्टन का, इतना सा थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे कि प्रदीप्त प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है या ऑक्सीजन होती है, कौन सी होती है, एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है।
बिल्कुल सर बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑर्गेनिज्म, राइट ऑप्शन होगा। फिर बात करेंगे स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत को कहते हैं डिपिंग, सुरक्षा कवच, गैल्वेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, स्टील या आयरन वस्तुओं के जो ऊपर जिंक की परत लगी होती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, किसकी परत होती है? जिंक की परत होती है। ठीक है, ताकि काट ना आए, ऐसा भी पूछा जाता है कि काट ना आए इसलिए ऊपर जो जंग ना लगे या जंग ना लगे इसके लिए ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन की जगह आपको गैल्वेनीकरण भी दिया जा सकता है। गैल्वेनीकरण। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके आगे। आगे एक क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, वही आपका 9:30 का दर्पण समय। एक क्वेश्चन अच्छा सा बिल्कुल इस बार जोड़ा, इस बार आपके 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम ये क्वेश्चन बार बार देते हैं। तो दर्पण समय का क्या होता है? दर्पण में लाडले दायां भाग बायां और बायां भाग दायां होता है, यही तो होता है। बिल्कुल सर, तो दायां का बायां और बायां भाग दायां। यहां पे बजती है 9 घंटे की सुई, यहां पे है, और 9:30 यानी कि 6 पे। ठीक है, तो आपकी घड़ी की जायज सी बात है, मध्य वाली जो आगी जो 9 के और 10 के मध्य होगी, क्योंकि 9:30 हो गया, आधे घंटे आगे चली गई है। बिल्कुल सर, तो ये होगा। अब इसका क्या है? दायां भाग बायां और बायां भाग दायां होगा। तो ये तो एज इट इज बात है, ये का यही तो यही रहेगा, क्योंकि इसका तो दायां भाग बायां बायां भाग दायां सेम एज इट इज रहेगा, और ये वाला पार्ट है इधर वाला इधर चला जाएगा। इतना ही तो फर्क है। बिल्कुल सर, अगर इससे फर्क नहीं पड़ता है तो आपको बस सीधा सा सूत्र लगाना है 11:60। 11:60 लगाया और 9:30 उसमें से निकाल देना है। किसी भी समय में दर्पण समय पूछा जाए आप तो 9:30 में से बाहर निकाल देना है, और 11:12 पूछा जाए तब आपको 23:60 में से निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा गुरुजी? 60 में से 30 गए, 30 बचे, और 11 में से 9 गए तो 10 और 11 2:30। क्या होगा? 2:30 इसका राइट ऑप्शन होगा। 1 और 2 और 3, या 2 और 3 के मध्य होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 240 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है। क्या पूछा है कि एक दुकानदार है, वो 240 रुपए की कोई वस्तु है, उसको कितने में बेच रहा है? 20% की हानि से बेच रहा है। 20% यानी 100 की चीज है तो उसे 80 में बेच रहा है, यानी 20% की हानि हो रही है। ठीक है, यदि इसे वस्तु को 110 रुपए में बेचता, यदि 10 रुपए में बेचता तो 10 रुपए यानी 110 हो गया। जहां पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहां से 0 से 0 गया। बिल्कुल सर, 24 को 11 से गुणा कर लो। बिल्कुल सर, 24 को 11 से, 4 2 और 4 और 2। ठीक है, बिल्कुल 4 6 और 2 तो 24। फिर बात करेंगे इसमें, भाग देते हैं आपका 8 का, 1 टटा 2 4 32, 3 टा 24। ठीक है, 3 टा 24, कितना बचा? 2 बचा, 24 4। ठीक है, 300, 1 टटा 2 3 टा 24। ठीक है, कितना बचा? 3, 24 लगाया 0। आ गया समझ में? तो कितना हुआ? 330। 0 यहां से बच गया, 330 इसका राइट ऑप्शन हो गया। आया समझ में? बिल्कुल, एक बार वापस बता देते हैं। ठीक है, कोई दुकानदार वस्तु 240 रुपए में बेचता है। ठीक है, कोई वस्तु 240 रुपए में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। प्रतिशत में हानि होती है तो बटा लगा देते हैं, नीचे 0 आपके बटा में हो गया, प्रतिशत है 20 की हानि हुई तो 100 में से 20 गए, 80 हुआ। अगर उसे 10 रुपए में बेचता है, 10 रुपए के लाभ पर, तो 100 की चीज है तो 110 हो गया। बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 0 से 0 गया। बिल्कुल सर, 24 को 11 से गुणा करो। ठीक है, कितने को? 24 को 11 से, ये तो हुआ। तो 24 को 11 से गुणा किया तो 4 और 2, और नीचे क्या है गुरुजी? ये का एज इट इज आपका 4 और 2, यही तो हुआ। बिल्कुल सर, 4 2, तो यहां पे होगा 4, यहां पे हो गया 6, और यहां पे हो गया 2, यानी कि 264। यहां पे 0 भी तो है, तो एक 0 और लगा दो, तो यहां 0 लगा दो। ठीक है, 2640, ये तो हुआ। बिल्कुल सर, तो 2640। ठीक है, इसमें कितने का भाग देना है? 8 का भाग दिया। ठीक है,
इकट्ठा 8 दूटा 16 3 8 24 3 बार गया, पहली बार 3 बार गया, 24 आया। ठीक है, कितना बचा? 2 बचा, उतारा 4, तो कितना गया? 8 3 24, 3 बार 8 3 24, कितना बचा? 0, 1 बचा 0, यहां लगा दिया, कितना हुआ? 330, तो 330 आपका राइट ऑप्शन आ गया। आ गया समझ में? फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यानी कि 4 वर्ष में वह 2 गुना होती है। यह है वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष में 2 गुना होती है, तो कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगी? यानी कि 8 गुना, 8 गुना पूछा है और समय का पूछा है कि कितने समय में यह होगी, यह आपको पूछा। तो बता दीजिए एक बार, देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, वर्ष का पूछा है पहले तो, और गुना का। 4 वर्ष में 2 गुनी होती है, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगी, यह पूछा है। तो जायज सी बात है, 2 गुना है, पहले 4 गुना होगी, कितने में? डबल 2 गुना हो रही है, तो वर्ष भी 2 गुना लगेगा, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, यानी कि 8 साल में तो होगी 4 गुनी। अब बात करा, इसने पूछा है 8 गुनी, तो 4 से 8 गुनी उतना ही समय फिर से लगेगा, तो इसमें और 4 जोड़ दो, बिल्कुल, तो ये हो गई 8 गुना। अब समय इसका देखेंगे, तो इसमें और 4 जोड़ दो, कितना होगा गुरुजी? 4 से और 8 में जोड़ दिया जाए तो आपके 4 और जोड़ने पे 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो 12 में कितनी हो जाएगी आपके? 8 हो जाएगी, क्योंकि समय तो 4 ही बढ़ रहा है, डबल तो हो रहा है। 4 8 8 से 12, 4 4 यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे पहले 2 हुआ, 2 गुना का फिर होगा 4 गुना, और 4 गुना हो गए तो 4 का डबल कितना होगा? 8 गुना। ठीक है, तो कितना होगा? 12 वर्ष। तो कितना समय लगेगा इसमें? 12 वर्ष लगेगा। 12 गुना आपसे 12 वर्ष, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, और जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आएगा फिर से आपके बीच में लाइव आ जाएंगे। शाम को 6 बजे मिलते हैं साइंस की क्लास के साथ, 8 बजे मिलते हैं मैथ्स के क्लास के साथ। अगर पहले रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट के बीच में भी आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। इस बीच सब आपसे इजाजत पाते, जय हिंद जय भारत।